नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार समता कोचिंग पर। तो मित्रों, हम लोग ब्रिटेन के संविधान पर बात कर रहे थे विदेशी स्रोतों में, और ब्रिटेन के संविधान में हम लोगों ने कौन कौन से प्रावधानों पर चर्चा की। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे थे संसदीय व्यवस्था। उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया कि सर मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार है ना, राज्य अध्यक्ष या राष्ट्र अध्यक्ष का नाम मात्र का होना, और एकल नागरिकता, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये सब बातें हम लोगों ने आपको बताई कि ये प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं। उसमें से भी चर्चा हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था पर कर रहे थे, और कुछ कर ली थी, थोड़ी बहुत और रह गई है, उसे भी हम लोग कर लेंगे। तो हम लोगों ने आपको बताया कि सर संसदीय व्यवस्था से पहले मैंने आपको बताया होगा कि ये जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, ये जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये दो आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। व्यवस्थाएं दो आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। पहली मैंने आपको बताया, पहली तो होती है केंद्र और राज्य दोनों के संबंधों के आधार पर, यानी केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर व्यवस्था बनती है। और एक व्यवस्था बनती है आपकी विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। तो जो शासन प्रणाली है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो आपकी दो आधार पर विभाजित की जाती हैं। कौन कौन सा आधार है? एक आधार है केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर, दूसरा विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। तो मैंने आपको बताया होगा कि जो केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर जो शासन प्रणाली बनती है, वो दो प्रकार की शासन प्रणाली बन सकती है। उसमें भी मैंने आपको बताया होगा कौन कौन सी, कि सर यहाँ पर बनती है, एक तो संघात्मक व्यवस्था बनती है, एक बनती है एकात्मक व्यवस्था। एक फेडरल सिस्टम और एक यूनिटरी सिस्टम, दो प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। वैसे ही हम लोग बात करें कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर जो व्यवस्था बनी, वो दो प्रकार की शासन प्रणाली बनी। कौन कौन सी? एक बनी संसदीय व्यवस्था, दूसरी बनी अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो हम लोग संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था को तुलना करके हम लोग पढ़ रहे थे। एक बार रिकॉल करें जरा 2-3 मिनट में। मैंने पहले आपको बताया होगा संसदीय व्यवस्था में कि सर संसदीय व्यवस्था में जहाँ जहाँ भी यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं हम, जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में आपको संसदीय व्यवस्था देखने को मिलेगी, वहाँ वहाँ आपको राष्ट्र के दो अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। हेड ऑफ द स्टेट दो मिलेंगे आपको, यानी ये देश के दो अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, एक वास्तविक अध्यक्ष और एक नाममात्र का अध्यक्ष। तो जो वास्तविक अध्यक्ष जो होता है राष्ट्र का, वो होता है प्रधानमंत्री, और जो नाममात्र का प्रमुख होता है, नाममात्र का प्रधान होता है, उसे कहते हैं राष्ट्रपति, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। कौन है? प्रेसिडेंट। पहली विशेषता ये थी। दूसरी विशेषता मैंने आपको बताई संसदीय व्यवस्था में, लेकिन साथियों, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में वास्तविक हेड भी राष्ट्रपति ही होता है। बात समझ में आई? लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि हमारे संसदीय व्यवस्था है। लेकिन बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर राष्ट्रपति ही वास्तविक अध्यक्ष होता है राष्ट्र का। क्लियर है? दूसरी विशेषता मैंने आपको बताई संसदीय व्यवस्था में कि यहाँ पर सर क्या होता है कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है, यानी विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। और किस प्रकार बनती है? हमने आपको बताया होगा कि विधायिका के निचले सदन के 15% होंगे मंत्री या मंत्रिपरिषद। तो लोअर हाउस का 15% लेना है। किस प्रकार से हमने राज्यों में भी देखा, हम लोगों ने केंद्र में भी देखा, किस प्रकार से मंत्रिपरिषद, इसे हम लोग कार्यपालिका कहें, सरकार कहें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहें, जो भी आप लोग कहना चाहें कह सकते हैं। तो किस प्रकार से कितने मंत्री होते हैं वो हम लोगों ने देखा। लोअर हाउस का 15% लेना होता है। तो सर दूसरी विशेषता आपने बताई कि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग होती है।
क्लियर है। तीसरी विशेषता संसदीय मैंने आपको बताई कि सर यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, इसलिए जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी ना होगी तो कहीं ना कहीं उसके विधायिका के पास कई एक जूता हैं, उसके पास कई जूता हैं, कई प्रकार के जूता होते हैं विधायिका के पास, मैंने आपको बताया होगा। तो तीसरी विशेषता यह है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है वो उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति, यानी कि यहाँ पर उत्तरदायी सरकार आपको देखने को मिलती है। तीसरी विशेषता ये है। लेकिन ऐसा अध्यक्षात्मक व्यवस्था में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर विधायिका में से कार्यपालिका नहीं बनती है। यहाँ पर विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। और चौथी विशेषता कौन सी बताई मैंने आपको? और विशेषता मैंने आपको बताई होगी, चूँकि सर यहाँ पर उत्तरदायी सरकार है संसदीय व्यवस्था में, इसलिए यहाँ पर सरकार कैसी देखने को मिलेगी? मतलब भाई साहब सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरदायी सरकार है इसलिए यहाँ पर सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सरकार आपको यहाँ पर स्थायी देखने को मिलेगी या अस्थायी देखने को मिलेगी? यहाँ पर सरकार आपको अस्थायी देखने को मिलेगी, अस्थायी देखने को मिलेगी। ठीक है, अस्थायी सरकार आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में आपको स्थायी सरकार देखने को मिलती है। कैसी सरकार भैया? स्थायी सरकार देखने को आपको मिलती है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। अगला मैंने आपको बताया होगा कि सर यहाँ पर तो विधायिका ही भारी पड़ रही है हमेशा, विधायिका ही भारी पड़ रही है हमेशा, कि यहाँ पर चेक एंड बैलेंस कहाँ है, शक्तियों का नियंत्रण एवं संतुलन कहाँ है फिर? तो मैंने आपको बताया होगा कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति विधायिका को, जो निचला सदन है जिसे हम कहते हैं लोकसभा, उसको क्या कर सकते हैं? उसको विघटित कर सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं। लेकिन परिस्थिति कैसी होनी चाहिए? सामान्य परिस्थिति होनी चाहिए। ये संसदीय व्यवस्था की मैंने आपको विशेषता बताई, और मैंने दूसरी तरफ आपको अध्यक्षात्मक व्यवस्था की विशेषता बताई। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे सर लाभ क्या है संसदीय व्यवस्था के। पहले लाभों पर चर्चा कर लें, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो संसदीय व्यवस्था है, भारत ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया, प्लस अब जब आप कहोगे संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया, तो संसदीय व्यवस्था को ही क्यों अपनाया, ये भी तो सवाल हो सकता है। यानी भारत ने किस व्यवस्था को अपनाया है और भारत के द्वारा संसदीय व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण क्या हैं? क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या सर जी? बिल्कुल बन सकता है गुरुजी। तो चलिए इसके लाभों पर हम लोग बात कर रहे थे, जरा एक बार वो भी रिकॉल कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जो संसदीय व्यवस्था के लाभ होंगे वो उसके लिए क्या होंगी? हानियाँ होंगी। जो संसदीय व्यवस्था के लिए मेरिट होंगे, वो क्या होंगे? वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के लिए क्या होंगे? वो आपके डीमेरिट्स होंगे, डीमेरिट्स। क्लियर है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के लिए जो मेरिट्स होंगे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के लिए डीमेरिट्स होंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि सर यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में प्रेसिडेंशियल सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से कार्यपालिका बनती है। हम जानते हैं कि सर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है संसदीय व्यवस्था में, इसलिए जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब बाप में से बेटा बनता है, इसलिए बेटा जो है वो बाप के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों? क्योंकि मेन बात है भाई साहब, मेन बात है पैसा। और पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा निकलवाने में वो सहायता कर रहे हैं। अगर वो बजट ही पास ना करेंगे तो सरकार का झगमरा आवेगी। सरकार क्या अकेली कर लेगी सब कुछ? सरकार का तेल बेचेगी? सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार अकेले कर लेगी क्या? नहीं, बल्कि उनका भी साथ चाहिए। जो पीछे बैठे हैं, अरे 81 से काम चल जाएगा, 81 से काम चल जाएगा का? नहीं चलेगा भाई। सबका सहयोग जरूरी है, सबका सहयोग जरूरी है। चूँकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, इसलिए
यहाँ पर पहली बात आपको जाननी होगी कि उत्तरदायी सरकार देखने को मिलती है। कैसे सरकार देखने को मिलेगी? यहाँ पर उत्तरदायी सरकार देखने को मिलेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि सर यहाँ पर जब उत्तरदायी सरकार देखने को मिलेगी तो यहाँ पर निरंकुशता जैसी तो कोई बात है ही नहीं, कि उसे तो वैसे भी खतरा मंडरा रहा है उसकी खोपड़ी पर कि मैं मेरी सरकार ना गिर जाए, कहीं बजट ना पास होने दे तो मेरी सरकार गिर जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव लिया है तो सरकार गिर जाएगी, अलॉटेड मतलब विभिन्न प्रकार के संसद समितियां हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव हैं, मोशंस हैं, तो वो उसकी सरकार गिर जाएगी, तो उसे तो वैसे ही डर सता रहा है, तो वो निरंकुशता की बात करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए सर दूसरा लाभ इसका ये है संसदीय व्यवस्था का कि यहाँ पर निरंकुशता देखने को नहीं मिलती है, निरंकुशता देखने को नहीं मिलती है। लेकिन साथियों कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है जब आप अनलिमिटेड बहुमत दे देते हैं, बहुमत जब आप ज़्यादा दे देते हैं, जब आप ज़्यादा मेजॉरिटी दे देते हैं तो वो क्या होता है, वो खतरा हो सकता है नीतियों के लिए, वो खतरा हो सकता है देश के लिए, हो सकता है वो आपकी आवाज़ बंद कर दे। तो बहुमत देने से पहले सोचिएगा। तो क्या सर यहाँ पर संसदीय व्यवस्था में निरंकुशता की बात नहीं है, निरंकुशता की सरकार देखने को नहीं मिलेगी, ऑटोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात मैंने आपको बताई, जब सर विधायिका में से कार्यपालिका बनी है, भाई गोले पर ही है सब कुछ, भैया गोले पर ही है सब कुछ। ये है विधायिका, लेजिस्लेचर, और ये है आपकी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसमें से ही ये बना है। कितने % का नियम लगाया? 15% का नियम लगाया। क्लियर है? तो मैं आपको बता रहा था कि सर जब विधायिका में से कार्यपालिका बनी है तो इन दोनों में आपस में टकराव होगा क्या, या आपस में लड़ेंगे क्या? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे भाई। ये आपस में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ये लड़ाई ना करेंगे। इसलिए यहाँ पर टकराव की संभावना कम है, विवादों की संभावना कम है। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, यहाँ पर विवादों की संभावना, टकराव की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो पहला देख लिया कि सर उत्तरदायी सरकार होगी, दूसरा देख लिया निरंकुशता की सरकार नहीं होगी, तीसरा मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर विधायिका कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होगा और इन दोनों के मध्य विवादों की संभावना कम होगी, टकराव की संभावना कम होगी, ये देख लिया। अगला मैंने आपको बताया था कि सर ये जो आपकी संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये विविधतापूर्ण समाजों के लिए ज़्यादा बेहतर है। कैसे समाजों के लिए? ये विविधतापूर्ण समाजों के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि सर विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, मजहब, तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के समूहों के लोग रहते हैं। क्या एक ही धर्म के लोग रहते हैं? क्या एक ही जाति के लोग रहते हैं? क्या एक ही नस्ल के लोग रहते हैं? नहीं भाई, विभिन्न प्रकार के। इसलिए यहाँ पर विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। और कैसा होता है? एक उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है, एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिल पाता है। तो एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्रेजेंटेशन आपको मिल पाता है कहाँ पर? संसदीय व्यवस्था में, क्योंकि ये विविधतापूर्ण समाजों के लिए ज़्यादा बेहतर है, विविधतापूर्ण समाजों के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसलिए यहाँ पर आपको समाज के विभिन्न वर्गों का एक उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है कहाँ पर? विधायिका में, विधायिका में। और विधायिका में यदि उचित प्रतिनिधित्व है तो हो सकता है वो सरकार में भी लोग जाएंगे, क्योंकि मोदी जी की मजबूरी है कि वो मंत्री विधायिका में से ही लेंगे, कि मोदी जी की मजबूरी है कि वो यहीं से ही मंत्री लेंगे भाई, मंत्री यहीं से लेंगे। इसलिए अगर यहाँ प्रतिनिधित्व है, यदि आप चुन करके आपने यहाँ भेज दिया तो भैया यहाँ पर वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा, क्योंकि मजबूरी है, यहीं से लेना है मंत्री, और तो कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन ट्रंप यहाँ से नहीं लेगा, ट्रंप की कोई मजबूरी है, ट्रंप जिसको चाहे उसको उठा के जो मंत्री बना दे वो बना दे, वो बना दे।
क्लियर है। और मैंने आपको बताया होगा कि सर यहाँ पर विपक्ष का दबाव बना रहता है, जो अपोजिशन है उसका जो दबाव है वो बना रहता है, और विपक्ष होता है जनता की आवाज़, या एक विकल्प होता है जनता के सामने कि देखिए ये ना सही तो ये सही। ठीक है भैया। और ये जो विपक्ष होता है, विपक्ष का महत्व को दिखाने के लिए भाई साहब, जहाँ से हमने संसदीय व्यवस्था ली है, वहाँ पर विपक्ष के महत्व को दिखाने के लिए वहाँ पर लाया गया शैडो कैबिनेट। क्या लाया गया? शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल। क्या लाया गया? छाया मंत्रिमंडल लाया गया। छाया मंत्रिमंडल वहाँ पर लाया गया। और इसमें कौन होता है? इसमें विपक्ष के लोग शामिल होते हैं, विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, और इनकी जो पावर होती है कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। यह विपक्ष का महत्व दिखाया ब्रिटेन में, ये लेकर के आए ब्रिटेन में, और वहीं से हमने संसदीय व्यवस्था ली है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, ऐसे नहीं लिया गया हमारे यहाँ भी। लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ के कितने ढीठ हैं कि उन्होंने जो लेना था वो तो नहीं ले रहे हैं ये लोग अभी भी, लेकिन जो नहीं लेना था वो इन लोगों ने ले लिया है। जिसे कहते हैं संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, समझे? और वो क्यों लिया है वो भी मैं आपसे बात करूंगा। हमारे यहाँ के आजकल के नेता इतने ढीठ हैं, ये पद को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते भाई। ये चिपके ही रहना चाहते हैं, उस पर चिपके ही रहना चाहते हैं। इन्हें नहीं पता जनता के जेब से पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है। जनता ने आपको विश्वास करके आपको चुन करके भेजा है। ठीक है, तो ये थे इसके लाभ। संसदीय व्यवस्था के हमने लाभ देख लिए, संसदीय व्यवस्था देख ली, संसदीय व्यवस्था क्या होती है ये देख लिया, संसदीय व्यवस्था की विशेषता देख ली, और संसदीय व्यवस्था की हमने लाभ देख लिए। हम बात करें साथियों कि सर भारत ने, क्वेश्चन है, भारत ने किस व्यवस्था को अपनाया है और क्यों? और क्यों? तो सर भारत ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया है? तो आप कहोगे सर कि आप हमसे किस आधार पर पूछना चाहते हैं, क्योंकि सर एक तरफ तो हमारे पास फेडरल सिस्टम है, एक तरफ तो हमारे पास संघीय व्यवस्था है, और एक तरफ हमारे पास संसदीय व्यवस्था है। तो आप किस बेस पर पूछना चाहते हैं, किस आधार पर पूछना चाहते हैं हमसे कि सर आप बताइए, या तो आपको हम किस आधार पर बताएं, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर बताएं, या विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर बताएं। इन दोनों में से किस आधार पर हम आपको बताएं कि भारत ने कौन सी व्यवस्था ली है? तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बता दीजिए हमको, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर भारत में कौन सी व्यवस्था ली गई है ना? तो आप क्या बताएंगे कि सर संसदीय व्यवस्था ली गई है। भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया है? भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है। भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है भैया। भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। लेकिन क्यों? लेकिन भारत ने संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया है? सवाल ये है, और इसका जवाब देंगे आप। क्यों अपनाया भारत ने संसदीय व्यवस्था को भैया? क्या कारण हो सकता है भारत के द्वारा संसदीय व्यवस्था को अपनाए जाने का? पहली बात कि सर लॉन्ग एक्सपीरियंस था हमको। क्या था? लंबा अनुभव था।
लंबा अनुभव हो चुका था हमको, लंबा अनुभव हो चुका था। किसका? इस संसदीय व्यवस्था का। अब याद कीजिए 1861 में AILC में शामिल किया गया था गैर सरकारी सदस्यों में बनारस के राजा, पटियाला के राजा सर दिनकर राव साहब को। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कि 1909 का याद कीजिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में, और KC गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब को कहाँ पर? भारत सचिव की भारत परिषद में शामिल किया गया था। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे AILC में भी सदस्य संख्या बढ़ती चली गई और प्रांतों में भी लोग हमारे शामिल हो रहे थे। तो क्या इस व्यवस्था का जो संसदीय व्यवस्था 400 साल से चली आ रही है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंग्लैंड में 400 साल से चली आ रही है, हमारे यहाँ तो 75 साल से चल रही है, उसको हमने क्यों बनाया? क्योंकि सर पहली बात तो हमने आपको बताया कि इसका हमें लॉन्ग एक्सपीरियंस था, इसका हमें लंबा अनुभव था कि हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे लोगों को भी इसका अनुभव हो चुका था, हमारे लोग भी उसके शासन में भागीदारी ले रहे थे, ब्रिटिश शासन में, और हमारे लोग भी विधायिका के सदस्य थे, विधायिका वो भी भाग लेते थे, वो भी जाते थे, वो भी कानून बनवाते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग भी शासन में सहभागिता में थे, हमारे लोग भी शासन में मौजूद थे, इसलिए हमें उसका लंबा अनुभव था, लॉन्ग एक्सपीरियंस हो चुका था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का। एक तो ये हो गया भाई साहब आपका, एक कारण तो ये है कि हमने संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया। दूसरी बात, जो भारत में जो डाइवर्सिटी है, जो भारत की विविधता है, भारत की विविधता के चलते हमने भारत की विविधता के चलते हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। क्यों? क्योंकि सर हमारा समाज ऐसा नहीं था, हमारा समाज एक जैसा नहीं था सर। हमारा समाज वो समाज था कि इस समय जब संविधान लागू हुआ तो साथियों हमारे देश की 90% आबादी कैसी थी? अशिक्षित थी, गरीब थी, अशिक्षित थी। और हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं थी, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। क्या अब नहीं किया जाता? अरे अब भी उदाहरण देख लीजिए आप लोग, 90% आबादी को देश के अशिक्षित बनाया गया, उसको गुलाम बनाया गया साजिश के तहत। तो हमारे देश में विविधता बहुत थी भाई। हमारे देश में 80-75% व्यक्तियों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उनको पानी भी दूर से फेंक करके दिया जाता था। आज देख लीजिएगा, अरे मूंछ रखने पर आप लोग मारधार कर देते हैं, घोड़ी पर चढ़ने पर आप लोग मारधार कर देते हैं। किसी दलित दुल्हन की बारात आती है तो उस पर आप बारात नहीं चढ़ने देते। 2 महीना की लड़की को उसकी माँ मंदिर लेके गई, उसे इस बात पर मार दिया गया कि वो दलित है, वो दलित है। तो क्या हमारा समाज ऐसा था भाई साहब? हमारे समाज में ऊंच नीच, जाति धर्म इन सब के आधार पर भेदभाव बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत ऊंचे लेवल तक किया जाता था। और समाज में कोई एक वर्ग नहीं था, समाज में कई वर्ग थे, कई जाति समूह वर्गों धर्मों के लोग थे। और हमारे संविधान निर्माताओं को ये बात दिख रही थी, हमारे संविधान निर्माताओं की बात दिख रही थी कि हमें इन लोगों की स्थिति कैसे सुधरेगी। भैया इन लोगों की स्थिति कैसे सुधरेगी? जिन लोगों को आप अपने पास नहीं बिठाना चाहते, जिन लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ को आप खाना नहीं चाहते, जिन लोगों के हाथ से छुई हुई चीज़ को आप छूना नहीं चाहते, इन लोगों की स्थिति कैसे सुधरेगी? तो हमारे संविधान निर्माताओं की बात दिख रही थी, इसलिए उन्होंने बात करी प्रतिनिधित्व की, उन्होंने बात करी रिप्रेजेंटेशन की, और उन्होंने हमारे प्रत्येक वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात करी। इसलिए हमने और संसदीय व्यवस्था को अपनाया। दूसरा कारण ये भी हो सकता है संसदीय व्यवस्था को अपनाने का कि भारत में जो विविधताएं थी, जो विविधतापूर्ण समाज था हमारा, भारत की जो विविधताएं थी
उसके चलते हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। क्लियर है भैया? क्योंकि सबको, क्योंकि भैया इनको प्रतिनिधित्व देना है ना, राजनीति में प्रतिनिधित्व देना है, जब जाके इनकी स्थिति सुधरेगी। उनकी सामाजिक हैसियत खराब है, आर्थिक हैसियत खराब है, राजनीतिक हैसियत खराब है, उनको कोई पास नहीं बिठाना चाहता भाई। जाति के नाम पर गाली दी जाती हैं कि तू नीची जाति का है, तू ये मत खा, ये मत बेच, ये मत कर। उनको इंसान नहीं माना जाता, जानवर से बदतर सलूक किया जाता है उनके साथ। तो बेटे बहुत विविधताएं थी मेरे साथियों, बहुत विविधताएं थी भारत में, इसके चलते हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। ठीक है भैया? और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है कि सर संसदीय व्यवस्था को हमने क्यों अपनाया? और हो सकता है कि भाई जिस बात की हम मांग करते आ रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें उत्तरदायी सरकार दो, उत्तरदायी सरकार दो, उत्तरदायी सरकार दो, और हमें उत्तरदायी सरकार कब मिलती? हमें उत्तरदायी सरकार जब मिलेगी जब हम संसदीय व्यवस्था को अपनाएंगे। इसलिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि हमें उत्तरदायी सरकार चाहिए थी भाई साहब। कैसी सरकार? उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमको चाहिए थी, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। और क्यों अपनाया? एक बात बताइए साथियों, क्या हम उस व्यवस्था को अपनाएं जिस व्यवस्था का हमें एक्सपीरियंस है, जिस व्यवस्था में हम घुल मिल चुके हैं, जिस व्यवस्था के बारे में हम जानते हैं, या फिर हम उस व्यवस्था को अपनाएं जिसके विषय में हम नहीं जानते हैं, उसका पहले हम एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर कानून बनाएंगे, तमाम प्रकार झोल झमेल। तो उतना समय खर्च करेंगे, उतना पैसा खर्च करेंगे, उतना धन खर्च करेंगे, ऊर्जा खर्च करेंगे नई व्यवस्था को अपनाने के बाद, या फिर जिसका हमें एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका हमें अनुभव हो चुका है, हम वो व्यवस्था अपनाएंगे। तो क्या सर जिसका हमें एक्सपीरियंस है, जिसका हम जानते हैं, वो अपनाएंगे भाई? तो क्या हाँ, हाँ भाई साहब, एक कारण ये भी हो सकता है संसदीय व्यवस्था को अपनाने का कि हमने अपने धन की, अपने धन मतलब पैसा, हमने अपने धन, समय और ऊर्जा, इसकी भी बचत करी, इसकी बचत करी भाई साहब हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाने के बाद। बात समझ में आ रही है या ना आ रही है? कि भैया बात समझ में आ रही है या ना आ रही है? क्लियर है? क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है। अंतर पूछा था। क्या पूछा था? अंतर पूछा था। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग कि संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ये क्वेश्चन था। लिख देंगे आप लोग, एक तरफ संसदीय व्यवस्था, एक तरफ अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है? एक और क्वेश्चन था कि संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं के लाभ और हानियों की व्याख्या कीजिए, कोमा भारत ने इनमें से कौन सी व्यवस्था को अपनाया है, भारत ने इनमें से कौन सी व्यवस्था को अपनाया है और क्यों, वाई, और क्यों अपनाया है, और क्यों अपनाया है। तो भारत ने इनमें से कौन सी व्यवस्था को अपनाया और भाई साहब क्यों अपनाया, क्यों अपनाया भाई? ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला देखते हैं, संसदीय व्यवस्था के बाद आता है अपना, संसदीय व्यवस्था हम लोगों ने देख ली, संसदीय व्यवस्था क्यों अपनाई, लाभ हानि क्या है, ये सब देख लिया हमने, ठीक है। चलिए, क्यों अपनाई है हमने संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने के कारण क्या है, कारण क्या है। तो पहला था, हमने आपको बताया कि पहला सर हमको लॉन्ग एक्सपीरियंस हो चुका था, लंबा अनुभव था इस बात का, लंबा अनुभव था इस बात का। दूसरी बात, हमें भारत की विविधता के चलते, इंडिया में जो डाइवर्सिटी थी उसके चलते। तीसरा, एक हमें उत्तरदायी सरकार चाहिए थी इसलिए। चौथा, हमने अपने धन, समय और ऊर्जा, इन तीनों की हम लोगों ने बचत करी, इसलिए हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। ठीक है भैया, आगे बढ़ें। तो अगले देखते हैं, मंत्रिमंडल प्रणाली। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने दूसरी व्यवस्था जो अपनाई है उसे कहते हैं हम लोग तो दूसरी व्यवस्था अपनाई है हमने मंत्रिमंडल प्रणाली। कौन सी प्रणाली भैया, मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। तो मंत्रिमंडल प्रणाली क्लियर है, देखते हैं साथियों। ये जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था। वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उस संविधान में हमारा मंत्रिमंडल शब्द नहीं था। बल्कि साथियों, इस शब्द को, ये जो मंत्रिमंडल शब्द है, इस मंत्रिमंडल शब्द को तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मोरारजी देसाई, जब भी 77-78 की बात है, जब मोरारजी साहब, मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको जोड़ा था। तो मोरारजी देसाई साहब इस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में जोड़ा था। क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन क्या था जिसे आप लोग जानते हैं, जिससे आप लोग परिचित हैं, वो क्या था? तो क्या सर मंत्रिमंडल की बात चलेगी? सर मंत्रिमंडल तो हमारे संविधान में नहीं था, लेकिन फिर क्या था जिसे आप लोग जानते हैं और पढ़ कर के भी आए हैं पीछे, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। तो क्या सर फिर कौन सी शब्द था हमारे संविधान में? था जिसे आप लोग जानते हैं। अच्छा, पहले मुझे आप ये बताइए कि भारत में कौन सी व्यवस्था है? भारत में कौन सी व्यवस्था है भाई? भारत में कौन सी व्यवस्था है? तो सर बेस बताओ, किस आधार पर बताएं? किस आधार पर मैं आपको बताऊं कि सर कौन सी व्यवस्था है भारत में? हैं? तो क्या विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर बताओ? तो क्या विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर सर संसदीय व्यवस्था है? कौन सी व्यवस्था है भारत में? संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और जब भी संसदीय व्यवस्था की बात आएगी तो संसदीय व्यवस्था में सीधी सीधी बात है, विधायिका में से कार्यपालिका बनती है भाई साहब। विधायिका लेजिस्लेचर
में से एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका आपकी बनती है। ये आपकी खोपड़ी में, आपके दिमाग में डायग्राम घूमना चाहिए। जब जब भी संसदीय व्यवस्था की बात होगी तब तब आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। क्लियर है भाई साहब? चलिए, तो क्या सर संसदीय व्यवस्था में विधायिका में से कार्यपालिका बनती है, और ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका ही क्या है? सरकार है, यही मंत्री परिषद है, यही मंत्री परिषद है, यही मंत्री परिषद है, यही सरकार है। तो आप लोग जो जानते हैं, आप जो जानते हैं, आप जानते हैं भाई साहब मंत्री परिषद को, आप जानते हैं सरकार को, आप जानते हैं कार्यपालिका को। यही कार्यपालिका मंत्री परिषद है, यही इसको आप लोग सरकार कह सकते हैं, इसको ही आप लोग सरकार कह सकते हैं। इसे आप लोग जानते हैं। और ये कहाँ से बनी? ये विधायिका में से बनी। क्या नियम है? विधायिका के निचले सदन के 15% मंत्री, यानी कि लेजिस्लेचर का कौन सा? लोअर हाउस का 15%, लोअर हाउस का 15% आपका होना चाहिए। और क्या बनेगी? मंत्री परिषद बनेगी, सरकार बनेगी, सही आप लोग कार्यपालिका कहते हैं। तो आप लोग इसको जानते हैं, आप लोग इसको जानते हैं अब तक। क्या मैं इसको बाहर निकाल लूँ? क्या मैं इसको, इस कार्यपालिका को, इस सरकार को, एक मंत्री परिषद को, इसको मैं बाहर निकाल लूँ? क्योंकि आप लोग तो इसको जानते हैं भाई, इसको जानते हैं। चलिए, मैंने आपको इसको बाहर निकाल लिया, मैंने इसको बाहर निकाल लिया भाई, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। क्या है भैया? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए सुनिए, मैं आपको मंत्री परिषद पूरी तरीक़ा से नहीं पढ़ाऊंगा। मंत्री परिषद जब पढ़ाऊंगा, जब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग समझिएगा, थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। तो क्या सर मैंने इसको बाहर निकाल लिया, इसको ही मंत्री परिषद कहिए, इसी को ही आप लोग सरकार कहिए, इसी को ही आप लोग कार्यपालिका कहिए। ठीक है, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, और ये जो मंत्री परिषद होती है ना, ये जो मंत्री परिषद होती है, इस मंत्री परिषद को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इस मंत्री परिषद को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कितनी श्रेणी में? 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इस मंत्री परिषद को हम लोग 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं भाई साहब। कितनी श्रेणियों में? इस मंत्री परिषद को हम लोग 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। 1, 2 इस मंत्री परिषद को 4 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। सबसे ऊपर जो होती है, जो टॉप लेयर होती है, जो ऊपरी परत होती है मंत्री परिषद की, उसे कहते हैं कैबिनेट, उसे बोलते हैं कैबिनेट, कैबिनेट, कैबिनेट। इसे ही आप लोग मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कहते हैं। एक कैबिनेट, दूसरे होते हैं, ये 4 भागों में हमने विभाजित करी, 4 श्रेणियों में विभाजित करी, और 4 श्रेणियों में विभाजित करी। इसमें 4 प्रकार के मंत्री होते हैं भाई साहब। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 4 श्रेणियों में विभाजित करके हमको पता चला कि इसमें सर 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला मंत्रिमंडल, जिसे हम लोगों ने कैबिनेट मंत्री कहा। दूसरा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और एक होती है उप मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं। एक राज्य मंत्री वो होता है जिसके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। और एक होता है इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री।
जो सादा राज्य मंत्री हैं। तो कितने प्रकार में हुई, ये चार भागों में हमने विभाजित करी। किसने विभाजित करी? ये संविधान ने विभाजित करी ना, ये संविधान ने विभाजित नहीं करी, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए विभाजित कर ली। ये प्रधानमंत्री साहब ने अपनी सहूलियत के लिए ये विभाजित करी, ये प्रधानमंत्री साहब ने अपनी सहूलियत के लिए विभाजित कर ली। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है भैया। अब विधायिका में ये कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से आए हैं? ये विधायिका में से आए हैं, ये विधायिका में से आए हैं। और कितने होंगे? ये लोअर हाउस का 15%, लोअर हाउस का 15% ये होंगे। अब सुनिए जरा, ये कहाँ से आए? ये सर यहाँ से यहाँ आए। और ये वाला गोला मैंने आपको बाहर निकाल के दिखा दिया कि सर इसको 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। मंत्रियों को फर्दर 4 भागों में 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री, उपमंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। ये यहाँ से जो आए हैं, यानी कि ये विधायिका से ये जो कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में आए हैं, कौन लाया है इन्हें? इन्हें कौन लाया है? इन्हें कौन लाया है? इन्हें प्रधानमंत्री लाया है। इन्हें संविधान लाया है ना, इन्हें यहाँ से यहाँ को संविधान लाया है नहीं। कौन लाया है? प्रधानमंत्री लाया है। ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि कौन मंत्री बनेगा, यानी कि कौन विधायिका में से मंत्री परिषद में जाएगा, कौन सांसद, जो जितने सांसद बैठे हैं इन सांसदों में से कौन सांसद मंत्री बनेगा, कौन सांसद मंत्री बनेगा, कौन बताएगा? ये प्रधानमंत्री बताएगा। प्लस ये तो पता चल गई कौन सांसद मंत्री बनेगा, कौन बताएगा? प्रधानमंत्री। प्लस किस व्यक्ति को क्या दर्जा देना है, किस व्यक्ति को क्या दर्जा देना है। तो कि सर किस व्यक्ति को क्या दर्जा देना है, ये भी कौन बताएगा? ये भी प्रधानमंत्री बताएगा भाई साहब, ये भी प्रधानमंत्री बताएगा। तो पहली बात तो आपको पता चली कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री होगा, ये प्रधानमंत्री बताएगा। प्लस किस मंत्री को क्या दर्जा देना है, पहली बात तो आपने मंत्री बना दिया, और किस मंत्री को क्या दर्जा देना है वो भी प्रधानमंत्री बताएगा। अब जैसा मान के चलो, हम जानते हैं कि लोअर हाउस का 15% होता है, यानी 81 मंत्री बनते हैं, 81 मंत्री बनते हैं। अब प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो 20 को बना दे कैबिनेट मंत्री, 40 को बना दे राज्य मंत्री और 21 को बना दे उपमंत्री। ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है ना जी, ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। और उसमें से भी राज्य मंत्री 40 बनाए, उसमें से भी 20 को दे दे इंडिपेंडेंट चार्ज और 20 को रहने दे ऐसे ही स्वतंत्र, बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। तो किसके ऊपर निर्भर करता है कि सर कौन मंत्री बनेगा, प्लस किस मंत्री को क्या दर्जा दिया जाएगा, किसको कैबिनेट का सदस्य बनाया जाएगा, किसको राज्य मंत्री बनाया जाएगा, किसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाएगा, किसको उपमंत्री बनाया जाएगा, किसको उपमंत्री बनाया जाएगा। कौन बताएगा? ये प्रधानमंत्री बताएगा, ये प्रधानमंत्री बताएगा। अब यहाँ कौन होगा भाई? यहाँ कौन होगा? यहाँ वो होंगे जो प्रधानमंत्री के नज़दीकी लोग होंगे, या फिर अगर गठबंधन से सरकार बनी है, कोएलिशन से सरकार बनी है, तो हो सकता है कि जो गठबंधन वाला है कुछ सीटें कम पड़ रही हों और गठबंधन वाले ने कहा कि ना भैया मैं तो 4 मंत्री होंगे, मेरे यहाँ कैबिनेट मंत्री होंगे 4, तो मोदी जी को 4 देने पड़ेंगे। तो किसको क्या मंत्रालय देना है, किसको क्या दर्जा देना है, वो प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था
कि संविधान मंत्रियों की श्रेणियों को 4 भागों में विभाजित करता है। संविधान करता है? प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। तो संविधान मंत्रियों की श्रेणी को विभाजित नहीं करता, 4 भागों में संविधान विभाजित नहीं करता। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए 4 भागों में बांट लिया। तो कि सर पहली लड़ाई तो यह है कि यहाँ पर कैसे करके यहाँ पर पहुँचा जाए। जो मोदी जी के नज़दीकी लोग होंगे उन्हें मोदी जी मंत्रालय दे देंगे, कैबिनेट मंत्रिमंडल दे देंगे, इन्हें कैबिनेट के सदस्य बना लेंगे, और जो कुछ कम नज़दीक हैं उनको राज्य मंत्री दे देंगे, और जो हैं आसपास के लोग हैं उनको कह देंगे चलो तुम उपमंत्री बन जाओ, तुम उपमंत्री बन जाओ। वो सर मंत्री तो मंत्री है कि इनमें भी कुछ अंतर है? कहा हाँ भैया अंतर है, इसमें लड़ाई चलती है, इसमें अंतर है। ध्यान से सुनना, ध्यान से आपको सुनना कि सर इतनी लड़ाइयाँ होती हैं इस 15% में आने के लिए, इस 15% में आने के लिए लोग पैसा फेंकते हैं, ये करते हैं, लोग पैर छूते हैं जा के मोदी जी के, इस 15% में आने के लिए। तो मोदी जी कुछ ना तो उपमंत्री तो बना ही लो, कम से कम मंत्री तो लिखवाई दो, नाम के पीछे मंत्री तो लिखवाई दो। ये लड़ाइयाँ चलती हैं क्यों भाई? ऐसा इन्हें क्या मिलता है जो इन्हें नहीं मिलता? इस 15% में, इस मंत्री परिषद में शामिल होने के बाद ऐसा क्या मिल जाता है जो कि सांसद रहने पर नहीं मिलता, जो कि एमपी होने पर नहीं मिलता? हाँ, ये सवाल वाजिब है, ये क्वेश्चन पूछने लायक है भैया, ये क्वेश्चन पूछने लायक है। तो क्या सर ऐसा इन्हें क्या मिलता है जो कि इन्हें नहीं मिलता? हाँ, इन्हें मिलती है सुख सुविधाएं। सुनो मेरी बात ध्यान से, जिसको भी मोदी जी, जिसको भी दिया जाएगा कैबिनेट में, जिसको भी बनाया जाएगा कैबिनेट मंत्री, उसको दिया जाएगा पूरा एक मंत्रालय, उसको पूरी मिनिस्ट्री दी जाएगी भाई, पूरा मंत्रालय दिया जाएगा, पूरा मंत्रालय दिया जाएगा। और पूरा मंत्रालय दिया जाएगा, और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उसी मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो बनाया गया है, उसको उसी मंत्रालय में एक विभाग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक विभाग दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट उसको दिया जाएगा, उसको एक विभाग दिया जाता है। ये जो राज्य मंत्री खाली रह गए सूखे वाले, इसको कुछ नहीं मिलता, इसको केवल सुख सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, इसको भी गाड़ी, बंगला और आपके गार्ड, सुरक्षा, सैलरी, वेतन भत्ते, ये सब चीज़ मिलती हैं। और गाड़ी पर लिखा होता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार वाली गाड़ी मिलती है इन तीनों को, चारों को। और गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाएं, हर एक प्रत्येक सब सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए लड़ाई होती है भैया, इसलिए लड़ाई होती है। और इन तीनों में भी कोशिश करता है व्यक्ति कि मैं ये बन जाऊं, इन तीनों में भी लड़ाई होती है, मैं ये बन जाऊं। भैया जो नज़दीक है वो बनेगा, और जिसको मोदी जी ये बना देंगे उसको मिलेगा एक मंत्रालय, उसको एक मिनिस्ट्री मिलेगी। उसके बाद जो स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री है उसको मिलेगा एक विभाग, और मतलब उसी मंत्रालय में एक कमरा। ऐसे एक सूखा राज्य मंत्री बच गया, उप मंत्री बच गया, ये मंत्री होंगे, ये इनकी सहायता करेंगे, और ये सूखे मंत्री होंगे। कुल मिला के पावर ना होती क्या यार? पावर बहुत होती है इनकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी मिल रही है, गाड़ी, बंगला, सब हर प्रत्येक सुख सुविधाएं मिल रही हैं, गार्ड मिल रहे हैं, सुरक्षा मिल रही है, तो इसलिए लड़ाई होती है। तो क्या सर ये जो विधायक होते हैं इन्हें नहीं मिलती फिर सरकारी गाड़ी? ना भैया, इन्हें सरकारी गाड़ी नहीं मिलती है। क्या इन्हें भारत सरकार की गाड़ी ना मिलेगी? कि ना,
इन्हें एक फ्लैट मिलता है, कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं, कुछ, मैंने कहा कुछ सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इनके बराबर नहीं मिलती हैं। गार्ड वगैरह मिलते हैं, लेकिन ये सरकारी गाड़ी नहीं मिलती इन्हें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिखा हुआ नहीं मिलता। यदि भाई साहब इन्होंने भारत सरकार वाली गाड़ी इनके पास मिल गई, भारत सरकार लिखा हुआ गाड़ी अगर सांसद के पास मिल गई, इसका मतलब वो मान लिया जाएगा ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, मतलब लाभ का पद मान लिया जाएगा। वो मान लिया जाएगा लाभ का पद मान लिया जाएगा, लाभ का पद मान लिया जाएगा, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट मान लिया जाएगा। और यदि ये पाया गया कि किसी सांसद के पास सरकारी गाड़ी पाई गई, तो क्या हो सकता है, उसको सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ सकता है। उसकी सदस्यता जा सकती है भैया, उसकी मेंबरशिप जा सकती है, उसकी सदस्यता जा सकती है मेरे लाडले, इतना भी हो सकता है। तो कहें सर जी कि हाँ भैया हो सके ऐसे, तो क्या इसलिए लड़ाई चलती है यहाँ जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए। बात समझ में आई कि इन्हें क्या मिलता है और इन्हें क्या नहीं मिलता है। इन्हें बहुत कुछ मिलता है, इन्हें बहुत कुछ मिलता है। और कितने परसेंट मंत्री होंगे? 15% होंगे लोअर हाउस के। कितने होंगे? 81 मंत्री बनेंगे। कितने मंत्री होंगे? ये टोटल कितने हैं? ये 81 मंत्री हैं। ये 81 मंत्री होंगे मंत्री परिषद में। और इसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, इसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। क्या भैया क्लियर है? और सुनो, ये जो मंत्रिमंडल होता है, जो कैबिनेट होती है, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन कैबिनेट मंत्रियों का फैसला, इन कैबिनेट मंत्रियों का फैसला इन सब पर बाध्यकारी रूप से लागू होता है। इन सब पर बाध्यकारी रूप से लागू रहता है, बाध्यकारी रूप से इन पर लागू रहता है इन कैबिनेट मंत्रियों का फैसला। आपने देखा होगा कभी कभी न्यूज आती है, भाई एक बार बताओ, किसी भी नीति को, योजना को ये मंत्री परिषद अनुमति देती है या कैबिनेट या मंत्रिमंडल, जिसे हम लोग कैबिनेट मंत्री कहते हैं, इसे कैबिनेट मंजूरी देती है? तो क्या सर, हमने तो न्यूज में कई बार सुना है कि कैबिनेट ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है ना, मंत्रिमंडल ने इसको स्वीकृति मंजूरी दे दी है। तो क्या सर, फैसला तो यही ले लेते हैं फिर, फैसला तो यही ले लेते हैं फिर। तो क्या हाँ, ये 81 लोग एक जगह बैठ करके अगर फैसला करेंगे तो तुम्हें उम्मीद है ये फैसला कर पाएंगे किसी बात का? ये फैसला कर पाएंगे? ये फैसला कर पाएंगे? तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये आपस में लड़ मर जाएंगे, भिड़ जाएंगे आपस में। इसलिए जो कैबिनेट के सदस्य हैं, जो जिन्हें मंत्रालय दिए गए हैं, वो लोग एक जगह बैठते हैं और प्रधानमंत्री इनके प्रमुख होते हैं, सलाह मशवरा करके किसी भी नीति योजना को हरी झंडी देते हैं। जब भी तो आपने न्यूज़ में सुना है कि कैबिनेट ने इस बात को मंजूरी देती है। क्लियर है? ये जो कैबिनेट है ना, कैबिनेट, इस कैबिनेट के ऊपर और होती है एक, जिसे कहते हैं किचन कैबिनेट, जिसे कहते हैं किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, जिसे कहते हैं किचन कैबिनेट। इस किचन कैबिनेट में 4-5 लोग ही होते हैं, 4 से 5 लोग ही इसमें रहते हैं भाई। अब किचन कैबिनेट में तुम्हारे हिसाब से कौन कौन होंगे? मोदी जी होंगे, अमित शाह जी होंगे, राजनाथ सिंह होंगे और जयशंकर साहब होंगे, एक आध और हो सके। तो जो मुख्य लोग हैं वो लोग होंगे किचन कैबिनेट में, मोदी जी की किचन कैबिनेट जो है। तो कभी कभी तो ये किचन कैबिनेट जो है कहाँ गई, ये नहीं, तो किचन कैबिनेट ही फैसला ले लेती है। ऑपरेशन सिंदूर
अगर प्रस्ताव पास करवाते ऑपरेशन सिंदूर का, तो क्या ये लोग जो 20-25 लोग जिन्होंने कैबिनेट के सदस्य बनाए हैं मोदी जी ने, ये लोग फैसला कर पाते? एकदम त्वरित फैसला नहीं कर पाते, त्वरित फैसला नहीं कर पाते भाई। ये जो ये जो कैबिनेट सिस्टम है, मंत्रिमंडल प्रणाली है, या फिर जो किचन कैबिनेट है, ये त्वरित फैसला के लिए ज़रूरी है। ये तुरंत अगर फैसला लेना है उसके लिए अच्छी है। तो ऑपरेशन सिंदूर चला दिया, लगा दिया मोदी जी ने हरी झंडी 2-4 लोगों से बात करके। लेकिन किचन कैबिनेट और इन्होंने जो 15-20 ने सलाह मशवरा कर लिया आपस में, कैबिनेट हरी झंडी देते ही, ये त्वरित फैसले के लिए अच्छी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है। अगर सब कुछ फैसला यही ले लेंगे, यही 4-5 ले लेंगे, यही 15-20 सब कुछ फैसला ले लेंगे, तो इनका क्या होगा फिर? इनका क्या होगा फिर? और भाई साहब फिर इनका क्या होगा जो विधायिका में बैठे हैं? अगर सब कुछ फैसला यही ले लेंगे, यही ले लेंगे, तो फिर इनका क्या होगा? फिर इनका क्या होगा? फिर भाई साहब इनका क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, इन सब का क्या होगा फिर? इसका मतलब फिर तो सर, जब सब कुछ फैसला ले लेंगे, इनका कुछ होगा नहीं, विचार विमर्श नहीं होगा, आलोचना, अलग सहमति, अलग राय, सब कुछ खत्म। और ये सब कुछ खत्म तो लोकतंत्र खत्म, और लोकतंत्र खत्म तो आपकी स्वतंत्रता, आपकी समानता, आपके अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सब कुछ खत्म। क्योंकि आप सर्वोपरि हैं। आपने चुनकर के इनको भेजा है, आपने चुनकर के इनको भेजा ना भैया, तो इनकी सहमति भी जरूरी है। तो अकेले डिसीजन लेना शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अलग सहमति, अलग राय, अलग विचार, आलोचना, ये सब कुछ होना जरूरी है। प्लस विचार विमर्श, विचार विमर्श बहुत ज़रूरी है भैया, बहुत ज़रूरी है साथियों, बहुत ज़रूरी है। तो कितनी बात आपको पता चली कि सर, पहली बात तो कौन मंत्री बनेगा, इस बात का निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। प्लस किस मंत्री को कौन सा दर्जा देना है, ये भी प्रधानमंत्री डिसीजन लेते हैं। और मंत्रिपरिषद को फर्दर 4 भागों में, 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये संविधान नहीं बताता है, बल्कि हमने अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी सरलतम रूप बनाने के लिए, अपनी सहायता के लिए हमने बता दिया। प्रधानमंत्री साहब ने 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। वो चाहे तो 5 में कर दें, 6 में कर दें। भैया पहले 3 होते थे, अब स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री आने लगे, ये नए से नए। ठीक है। तो क्या सर आपने कहा कि जो लोअर हाउस है, इसका 15% होगी मंत्रिपरिषद, उसका 15% होगी मंत्रिपरिषद। अच्छा जी, लोअर हाउस का 15% होगी मंत्रिपरिषद, ये बात हमने आपको बताई। तो क्या सर केवल लोकसभा से ही मंत्री होते हैं? केवल मंत्री जो हैं क्या लोकसभा से ही होते हैं क्या? मतलब केवल मंत्री यहीं से होते हैं, लोकसभा से नहीं भाई साहब। वो नियम है कि लोकसभा के जो विधायिका का निचला सदन है, लोकसभा, लोअर हाउस, उसका 15% होगी मंत्रिपरिषद, उसका 15% होगी मंत्रिपरिषद। वो एक नियम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकसभा से ही केवल मंत्री होंगे, ना भैया, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ राज्यसभा से भी मंत्री हो सकते हैं। वो एक नियम है लोकसभा वाला। वो क्यों नियम है? क्योंकि लोकसभा में जो लोग गए हैं वो तुमने चुन करके भेजे हैं, वो आपने चुन करके भेजे हैं, और लोकतंत्र में आप सर्वोपरि हैं। राज्यसभा तो राज्यों का सदन है,
वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में आपके प्रतिनिधि बैठे हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हैं लोकतंत्र में, इसलिए वो इसके प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वो उसके प्रति उत्तरदायी होती है। बात कुछ समझ में आई भैया? तो मैं क्या बता रहा था अभी आपको कि लोकसभा के 15% होगी मंत्रिपरिषद, ये नियम है। लेकिन भाई साहब मंत्री राज्यसभा से भी हो सकते हैं, और मंत्री तो छोड़िए भाई, प्रधानमंत्री तक राज्यसभा से रहे, प्रधानमंत्री तक राज्यसभा से रहे हैं। मनमोहन सिंह कहाँ से थे? मनमोहन सिंह कहाँ से थे? राज्यसभा से थे। इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी। तो क्या सर, राज्यसभा से प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों हो सकते हैं? तो लोअर हाउस का एक नियम है, लेकिन मंत्री इसमें राज्यसभा से और लोकसभा से दोनों से हो सकते हैं। और कौन मंत्री बनेगा ये प्रधानमंत्री बताएगा, किसको क्या दर्जा देना है ये भी प्रधानमंत्री बताएगा। और कि सर ऐसा इन्हें क्या मिल जाता है? इन्हें बहुत कुछ मिलता है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करें कि सर ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये जो मंत्रिमंडल शब्द लाया गया, ये क्यों लाया गया भाई? ये सब कुछ पढ़ लिया आपने, आपको ये नहीं पता चला होगा क्यों लाया गया? ये तो पता चल गया मंत्रिपरिषद के बारे में कि क्या था, क्या हम लोग पढ़ चुके, अब तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल शब्द क्यों लाया गया? क्योंकि साथियों हम जानते हैं जून 1975 में भारत में लगाई गई आपातकाल, भारत में लगाई गई आपातकाल। और उस आपातकाल का आधार क्या बताया? उस समय प्रधानमंत्री थी देश की बेटी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने फखरुद्दीन साहब से कहा कि सुनो आपातकाल लगा दो। कि क्या भैया कोई आधार फाधार है या वैसे लगा दूं? क्या आधार है ना, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर आप आपातकाल लगाइए। उन्होंने लगा दिया, उन्होंने लगा दिया। और भाई साहब इंदिरा गांधी ने क्या करा? जो विपक्ष के नेता थे उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में घुसेड़ा, विपक्ष के लोगों को। और ये बात विपक्ष के लोग देख रहे थे कि मतलब इन्होंने आपातकाल लगवा दे, इनके जो मंत्री हैं ना, इनके जो मंत्री हैं उन तक को ना पता। और भाई साहब सही बात है, इंदिरा गांधी के मंत्रियों तक को नहीं पता था कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगवा दी। उसके बाद इसी के चलते 1977 में हुए लोकसभा के चुनावों में इंदिरा गांधी साहब हार गई। इंदिरा गांधी जी मैडम जी हार गई। जब इंदिरा गांधी जी हार गई तो सरकार बनी जनता दल की और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई साहब। उस समय उन्होंने ये मंत्रिमंडल शब्द लिखा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिपरिषद जो मंत्रिमंडल है उसकी कैसी होनी चाहिए? लिखित सलाह होनी चाहिए। लिखित सलाह, अकेले ना, अकेले मन में आई तो कर लिया, अब लिखित सलाह चाहिए मंत्रिमंडल की। ठीक है भाई, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था भाई मंत्रिमंडल प्रणाली कैसे है। मंत्रिमंडल जो होता है वो क्या होता है? मंत्रिपरिषद की ऊपरी परत होती है, हायर लेयर, ऊपरी परत। इतना आपको पता चला होगा। इतनी बात याद रखेंगे आप लोग, बस इतना ही काफ़ी है यहाँ पर फ़िलहाल के लिए। जब हम लोग मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे 74 क्लॉज 1 तो हम लोग देखेंगे उस समय। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली हैं। हमने संसदीय व्यवस्था देख ली, ठीक है भैया, संसदीय व्यवस्था देख ली। उसके बाद हम लोगों ने मंत्रिमंडल प्रणाली देख ली।
अगले आते हैं संसदीय विशेषाधिकार। कौन से आते हैं? संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार ये हम लोग पढ़ेंगे संसद पढ़ते समय, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। चाल समझिए साथियों, ये जो सांसद होते हैं, सांसदों को दिए गए हैं आर्टिकल 105 में, और जो विधायक वगैरह होते हैं नीचे, उनको दिए गए 194 में जो संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार दो प्रकार से दिए जाते हैं। एक तो होते हैं सामूहिक तौर पर सांसदों को दिए जाते हैं, एक दिए जाते हैं व्यक्तिगत तौर पर, व्यक्तिगत रूप में दिए जाते हैं, और एक सामूहिक तौर पर दिए जाते हैं। दो प्रकार से संसदीय विशेषाधिकार दिए होते हैं। हम लोग संसद पढ़ेंगे उस समय हम लोग देख लेंगे। अगला जो प्रावधान था हम लोगों ने आपको बताया होगा, अगला प्रावधान था परमाधिकार रिटें। परमाधिकार रिटें, परमाधिकार रिटें भी हम लोग कब पढ़ेंगे? जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उस समय हम लोग देख लेंगे। राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष का, राष्ट्राध्यक्ष या फिर जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका नाम मात्र का होना, सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट। राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का होना, सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट, तो नाम मात्र का होना। ये भी कहाँ से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है भाई साहब, ठीक है। अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। भाई साहब भारत जो स्टेट है, जो भारत राज्य है, जो भारत देश है जिसे आप देश कहते हैं, वो एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है। यानी कि आपके पास एक ही आधार कार्ड होगा, आप पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, भ्रमण कीजिए, रहिए, बसिए, कुछ भी कीजिए, तो आपको एक ही आधार कार्ड दिया गया है। केवल यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए। तो कहा भारत सरकार, तो मेरा आधार मेरी पहचान, एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत स्टेट, भारत राज्य एक ही नागरिकता का प्रावधान करता है, जबकि यूएसए में दो नागरिकता, डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर केंद्र की नागरिकता आपको अलग लेनी पड़ती है, और राज्यों की नागरिकता आपको अलग लेनी पड़ती है। कहाँ पर? यूएसए में, ठीक है। अगला है द्विसदनवाद। अगला है द्विसदनवाद और विधि का शासन। द्विसदनवाद और विधि का शासन, ये हम लोग देखते हैं अभी। द्विसदनवाद के बारे में जान लीजिए आप लोग थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग देखते हैं विधि का शासन। इसको मैं क्लास में समाप्त करके ही जाऊंगा इस टॉपिक को साथियों, क्योंकि ज़्यादा क्लासें करना अच्छी नहीं है। लंबी खींच दो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 क्लासें हो जाएंगी आप लोगों की इस चैप्टर पर, ब्रिटेन के संविधान पर, तो 2 काफ़ी हैं। कल देखते हैं अमेरिका का, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए भाई जरा मैं इसे मिटा दूं फिर।
साथियों आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, मैं जल्द लौटता हूँ आपकी क्लास में, ठीक है। कौन सा टॉपिक है भाई, कहाँ गया मारकर अपना? द्विसदनवाद। कौन सा सदनवाद? द्विसदनवाद, बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म। तो द्विसदनवाद, द्विसदन मतलब दो सदन, दो कमरा।
क्यों भैया? ये बताइए कि केंद्र में द्विसदनवाद कब लाया गया था भाई? केंद्र में द्विसदनवाद कब लाया गया था? क्यों भाई साथियों, केंद्र में द्विसदनवाद कब लाया गया था? तो कि सर आप कहोगे कि भाई हमारे केंद्र में द्विसदनवाद जो लाया गया वो 1919 में लाया गया, 1919 में लाया गया था। और वही प्रांतों की बात करी जाए कि सर प्रांतों में द्विसदनवाद कब लाया गया? तो 1935 में लाया गया, 1935 में लाया गया। ये बात जानते हैं आप सभी? अरे ये बात जानते हैं, नहीं जानते हैं? कि सर बिल्कुल जानते हैं हम। और आप ये भी जानते हैं कि भारत में कौन सी व्यवस्था है? देखिए पूरा कॉन्सेप्ट व्यवस्थाओं पर ही है। एक तरफ तो आप संघीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास दो व्यवस्था आ चुकी हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपके पास कौन सी व्यवस्था है कि सर किस आधार पर, किस आधार पर? तो अब की बार मैं आपसे पूछूंगा केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर। तो क्या सर केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर हमारे पास संघात्मक व्यवस्था है। कौन सी है? संघीय व्यवस्था। कौन सी हमारे पास? हमारे पास संघीय व्यवस्था है भाई साहब। हमारे पास फेडरल सिस्टम है। संघीय व्यवस्था है मतलब संघ की बात होगी, और जहाँ संघ की बात होगी वो एक से काम नहीं चलेगा, बल्कि दो या दो से अधिक निकाय चाहिए, दो बॉडी चाहिए। तो यहाँ पर एक केंद्र होता है और एक दूसरा राज्य होता है। जब केंद्र होता है और राज्य होता है, बात समझ में आ रही है? केंद्र भी होता है यहाँ पर और राज्य भी होते हैं। कहाँ पर? संघीय व्यवस्था में। यहाँ पर केंद्र भी होता है और भाई मेरे राज्य भी होते हैं, है ना? तो जब केंद्र और राज्य दोनों होते हैं तो केंद्र की अपनी अलग विधायिका होगी, क्यों ना? केंद्र की जो विधायिका है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संसद। और राज्य की अपनी विधायिका होगी, जो राज्य की विधायिका होती है उसे कहते हैं राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, विधानमंडल। तो जो केंद्र की विधायिका है, जिसे हमने संसद कहा, इसमें दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? इसमें दो सदन होते हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। इसमें दो सदन है, ठीक है भैया। लेकिन ये किन किन से मिलकर के बनती है? किन किन से मिलकर के बनती है? एक तो सर लोकसभा, राज्यसभा, और कोई है? कहाँ सब राष्ट्रपति है कि सर प्रेसिडेंट है? तो क्या सर केंद्र की जो विधायिका है, जिसे हम संसद कह रहे हैं, संसद तीन बॉडी से मिलकर के बन रही है, जिसे कहा गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर हमें केंद्र में कोई कानून बनाना है, केंद्र के विषय पर कोई कानून बनाना है, केंद्र की जो विधायिका है ये किस किस विषय पर कानून बनाएगी भैया? ये कौन कौन से विषय पर कानून बनाएगी? सर ये जो है ये केंद्र की सूची पर बनाएगी, ये सेंटर की सूची पर बनाएगी, जैसे हम लोग कहा यूनियन लिस्ट, और सर ये स्टेट लिस्ट पर बनाएगा करना, ये बनाएगी कनकरेंट लिस्ट पर, समवर्ती सूची पर कानून बनाएगी केंद्र की विधायिका। अगर हमें केंद्र में कानून बनाना है तो पहले क्या चाहिए? लोकसभा में आएगा कोई बिल, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं और ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एक्ट। ये बन जाता है एक्ट, बन जाता है, ये कानून बन जाता है भाई साहब।
जैसे ही राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर हस्ताक्षर करते हैं तब वैसे ही। तो अगर केंद्र में किसी विषय पर कानून बनाना है तो मैं पहले लोकसभा में आएगा कोई बिल, उसके बाद राज्यसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास। जैसे ही प्रेसिडेंट उसको अपनी मंजूरी देते हैं वैसे ही वो क्या हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है, वो कानून बन जाता है। ठीक है भाई, वो कानून बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है। ठीक है। अगर हमें जैसे राज्य में कानून बनाना है तो राज्य में कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा, राज्य का विधानमंडल बनाएगा। और जो राज्य का विधानमंडल है ये किस किस से मिलकर के बनता है, ये बनता जो है, इसका जो गठन होता है बनता है किस किस से मिलकर के, कि सर ये बनता है लोकसभा, और सॉरी ये बनता है विधानसभा और विधान परिषद प्लस गवर्नर। गवर्नर ये तो तरीका है, ये वहाँ की सिचुएशन है जहाँ पर विधान परिषद है। लेकिन इसके सदन कितने होते हैं, कि सर इसके 2 सदन हो सकते हैं, इसके 2 सदन हो सकते हैं। एक विधानसभा हो सकता है और एक विधान परिषद हो सकता है। एक विधानसभा हो सकता है, एक विधान परिषद हो सकता है। तो विधानसभा जो सदन है वो तो सब वो प्रत्येक राज्य में होता है, लेकिन विधान परिषद जो है ये सब राज्य में नहीं होता, ये सब राज्य में नहीं होता है। ये जो विधान परिषद सदन है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये प्रत्येक राज्य में नहीं है, ये केवल कितने में है, ये केवल 6 राज्यों में ही है। ये कितने राज्यों में, ये 6 राज्यों में ही है। तो कि सर जहाँ पर विधानसभा ही है खाली, जहाँ केवल विधानसभा है, जहाँ केवल विधानसभा है, वहाँ पर कानून कैसे बनेगा, तो कि सर जहाँ केवल विधानसभा है, केवल विधानसभा 22 स्टेट में है, वहाँ पर कानून कैसे बनेगा, कि सर विधानसभा में कोई बिल आएगा उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा, और जैसे ही गवर्नर हस्ताक्षर करेंगे वो एक्ट बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। और कि सर जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर कैसे कानून बनाएगा, कि विधानसभा में आएगा कोई बिल, उसके बाद विधान परिषद में जाएगा, उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा। जैसे ही गवर्नर एक्ट बन जाएगा, जैसे ही गवर्नर उस पर साइन करेंगे वैसे ही। इतनी बात आपको पता चली। तो आप सोचोगे दिमाग में अपने कि सर ये जो 6 राज्यों में है विधान परिषद और 22 राज्यों में नहीं है, तो इसमें क्यों है, फिर इसमें क्यों नहीं है, इसमें इनों में क्यों है 6 राज्यों में, इन 22 राज्यों में क्यों नहीं है, फिर इनमें क्यों, इनमें नहीं है, फिर इनमें क्यों है। बात तो एक ही है कि 6 राज्यों में क्यों है, इनमें क्यों नहीं है। इस बात को जानने के लिए तो साथियों आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद के चुनाव कैसे होते हैं। मोटा मोटा आप लोग जान लीजिए, मोटे मोटे आप लोग जान लीजिए कि सर ये जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है। ये जो विधान परिषद है, विधान परिषद का इलेक्शन कैसे होता है, इसका चुनाव कैसे होता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है भाई साहब, हम जानते हैं। मोटा मोटा आप लोग इतना समझिए अभी फ़िलहाल कि सर इसके चुनाव में आम जनता भागीदारी नहीं लेती, इसके चुनाव में सर आम जनता भागीदारी नहीं लेती है, नहीं लेती है। तो क्या सर फिर कौन लोग भाग लेते हैं, फिर कौन लोग भाग लेते हैं भाई, फिर कौन लोग भाग लेते हैं। तो क्या सर इसके चुनाव में कई लोग भाग लेते हैं, जैसे कई भागों में बांटा जाता है इसके चुनाव को। जैसे भैया 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 और आपका देखा जाए तो
112 एंड 1/6, 1/6। एक और होता है 1/12, दो होते ना, ठीक है भाई। तो ये होता है इसका चुनाव कराने का तरीका। इसका चुनाव कहाँ से होता है? अप्रत्यक्ष होता है, जनता भागीदारी नहीं लेती है। 171 में बात की गई है इस बारे में। कि सर ये जो 1/3 लिए जा रहे हैं ना, ये जो 1/3 लिए जा रहे हैं, ये कहाँ से लिए जा रहे हैं? ये लिए जा रहे हैं नगर पालिकाओं से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। ये 1/3 लोगों के लिए वो चुनेंगे, वो चुनाव में भाग लेंगे। 1/3 लोगों के जितनी सीटें होंगी उसके 1/3 लोगों के। और कि सर 1/3 लोग कौन होंगे? 1/3 लोगों को चुनेंगे एमएलए। ये कौन चुनेंगे? इनके एमएलए साहब, इनके विधायक साहब चुनेंगे, जो हमारे विधायक साहब होते हैं वो चुनेंगे, ठीक है साहब। 1/12 कौन चुनेगा? 1/12 चुनेंगे वह लोग जो स्नातक हैं, जो स्नातक हैं और उन्हें 3 साल बीत चुके हैं स्नातक करे हुए, जो ग्रेजुएशन कर लिया है और उन्हें 3 साल बीत चुके हैं, ऐसे लोग इनके चुनाव में भागीदारी ले सकते हैं, इनके चुनाव में भागीदारी ले सकते हैं, वोट कर सकते हैं। कि सर 1/12 को कौन चुनेगा? कि सर इनको भी कौन चुनेगा? इनको टीचर चुनेंगे, इनको टीचर चुनेंगे, वो टीचर जो 3 साल से कहीं भी पढ़ा रहे हैं, जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, वो चुनाव में भागीदारी लेंगे। तो 1/6 को जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट करते हैं कहाँ से? कला के क्षेत्र से, साहित्य से, कला साहित्य से, खेल से, है ना, कला साहित्य, समाज सेवा, समाज सेवा, यहाँ से इन्हें नॉमिनेट करता है गवर्नर। गवर्नर मतलब सर, मतलब यहाँ से बुद्धिजीवी लोगों के आने की संभावना है, बुद्धिजीवी लोगों की आने की संभावना है भाई यहाँ से। तो क्या? हाँ साहब, बिल्कुल है। ऐसा व्यक्ति जो चुनाव नहीं जीत सकता, मनमोहन सिंह चुनाव नहीं जीत सकते, एपीजे अब्दुल कलाम चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि जनता अच्छे लोगों को पसंद नहीं करती है, इसलिए यहाँ से पहुँचाए जा सकते हैं। और साथियों, इसे 6 राज्यों में ही क्यों दिया गया, अन्य में क्यों नहीं दिया गया? इस बात को और अच्छी तरीका जानने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे जो विधान परिषद है, विधान परिषद के लाभ, कि सर इसके लाभ क्या होंगे। बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात ये समझो कि साथियों कि 6 राज्यों में है और में नहीं है। अगर और चाहें, यदि और राज्य चाहें कि ये जो विधान परिषद है ये भी हमारे यहाँ होनी चाहिए, ये भी हमारे यहाँ होनी चाहिए, तो कैसे आएगी? कैसे आएगी फिर ये? कैसे आएगी? इसको आने का बड़ा सिंपल तरीका है। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 169 में। ये बताता है विधान परिषद का सृजन के बारे में, सृजन और उत्साधन, विधान परिषद का सृजन और उत्साधन के बारे में बताता है कि किस प्रकार से विधान परिषद जिस राज्य में नहीं है वो उस राज्य में आएगी, और जिस राज्य में है उस राज्य से कैसे हटेगी। बात समझ में आई? तो क्या सर ये बताइए हमें कि किसी राज्य में यदि विधान परिषद नहीं है तो उस राज्य में कैसे पहुंचेगी। जैसे मान के चलो राजस्थान में नहीं है, जैसे मान चलो राजस्थान एक राज्य है, राजस्थान में नहीं है, तो राजस्थान में क्या है? विधानसभा है, विधानसभा के बाद गवर्नर है ना। विधानसभा है, कोई विधेयक विधानसभा में आता है, उसके बाद गवर्नर के पास जाता है, जैसे ही गवर्नर उसको बनाते हैं, साइन करते हैं, वो बन जाता है एक्ट। ये नियम है राजस्थान में। कहाँ साहब है? अगर
किसी राज्य को आवश्यकता है कि साहब हमारे यहाँ विधान परिषद होनी चाहिए, हमारे यहाँ विधान परिषद होनी चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए उस राज्य की संबंधित विधानसभा, ये जो विधानसभा है उस राज्य की विधानसभा एक ऐसा बिल लेकर के आएगी, एक ऐसा विधेयक लेकर के आएगी, एक ऐसा बिल लेकर के आएगी जो कि विधान परिषद को बनाने वाला होगा कि साहब विधान परिषद का सृजन करने के लिए हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं और उस विधेयक को विशेष बहुमत से, कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से विधानसभा से पारित होना पड़ेगा, विधानसभा से पारित होना चाहिए। अभी आप लोग विशेष बहुमत ही समझिए, मेजॉरिटी में आपको पढ़ाऊंगा जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब उसमें आपको पता चलेगी साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य क्या होते हैं। जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी भाई। तो मैंने आपको बताया कि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य में अगर विधान परिषद लानी है तो आपको क्या करना है, उस राज्य की विधानसभा में एक ऐसा विधेयक आएगा, ऐसा बिल आएगा जो कि विधान परिषद को सृजन से संबंधित होगा और उस बिल को, उस विधेयक को विधानसभा विशेष बहुमत से पारित करेगी और उसको पारित करने के बाद कहाँ भेजेगी? गवर्नर के पास भेजेगी। गवर्नर के पास भेज दिया, गवर्नर कहाँ भेजेंगे? गवर्नर भेजेंगे केंद्र में, गवर्नर भेजेंगे केंद्र में भेज देंगे। और केंद्र में क्या होती है? लोकसभा और क्या सर जी? राज्यसभा और प्रेसिडेंट के सर लोकसभा भी पारित करेगी, लोकसभा भी पारित करेगी, राज्यसभा भी पारित करेगी। किस बहुमत से? कि सर साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से ये पारित कर दे, उसके बाद राष्ट्रपति साइन कर दे, राष्ट्रपति साइन कर दे और उस राज्य में विधान परिषद आ जाएगी आ जाएगी। कितना समझा? कि सर जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य में अगर विधान परिषद लानी है तो उस राज्य की विधानसभा में एक विधेयक आएगा, उसको विशेष बहुमत से पारित करना होगा। उसके बाद गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर के पास से फिर केंद्र में जाएगा, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा पारित करेंगे साधारण बहुमत से। उसके बाद राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जैसे साइन करेंगे वैसे ही उस राज्य में आ जाएगी आपकी विधान परिषद, विधान परिषद। और कि सर अगर हटाना हो तब? हटाने का भी सेम प्रोसेस है, हटाने का भी सेम प्रोसेस है। पहले विधानसभा में आएगा बिल, उसके बाद कहाँ जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। क्योंकि मान चलो यूपी है, मान चलो यूपी है और यूपी में क्या है? यूपी में विधानसभा है, विधान परिषद है, उसके बाद गवर्नर है, ये मामला है। तो विधानसभा में आया विधेयक, विधान परिषद में गया, विधान परिषद में गया, विशेष बहुमत से पारित करना है। तो सर आप ये कहोगे कि सर जी एक बात बताओ कि हटाने की बात चल रही है ना, बात हटाने की चल रही है, और कि सर जिसको हटाना है आप उसी से पारित करवा रहे हो। अरे जिसको हटाना है आप उसी से पारित करवा कर देख, हम तुझे हटा रहे हैं और तू इसे पारित कर दे। ये पारित करेगी उसको? ये उसको पारित करेगी? नहीं करेगी। उसका तोड़ निकाला, उसका भी जुगाड़ बनाया, उसका तोड़ निकाला संविधान निर्माताओं ने। उसका तोड़ निकाला कि जो विधान परिषद है ना, विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किए हुए किसी भी विधेयक को 4 महीने तक रोक सकती है, 4 महीने तक रोक सकती है। उसके बाद वो स्वतः ही पारित माना जाता है, स्वतः ही पारित माना जाता है। यानी कि अगर ऐसा विधेयक ला रही है विधानसभा ला रही है कि सर हमें विधान परिषद हटानी है यूपी से, तो विधानसभा ने पारित कर दिया, लेकिन विधान परिषद नहीं कर रही है और विधान परिषद की मजबूरी है कि वो 4 महीने में अंदर कर दे, वरना हमें पारित ही मान लिया जाएगा। उसके बाद गवर्नर के पास, गवर्नर जैसे साइन करेंगे वो सीधा केंद्र में जाएगा, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा तैयार बैठी है, देन राष्ट्रपति, देन खलास। ये है लगाने का, ये है हटाने का और बनाने का तरीका। तो आपको समझ में आई कुछ? अरे बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? ये है भाई द्वि सदनवाद के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। द्वि सदनवाद के बारे में आपको कुछ जानकारी आपको देखने को मिल रही है।
द्विसदनवाद क्या आता है? विधि का शासन। हाँ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो लाया गया साथियों, ये किसके विरोध में लाया गया? ये धर्मतंत्र, राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, इन सब के विरोध में लाया गया। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया होगा कि सर जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ राजा की सर्वोच्चता होती है, राजा ही कार्यपालिका है, राजा ही विधायिका है, राजा ही न्यायपालिका है। वहाँ पर राजा की सर्वोच्चता, जहाँ राजा की सर्वोच्चता है वहाँ पर आपकी सर्वोच्चता नहीं है, आप सर्वोपरि नहीं है, वहाँ राजा की सर्वोच्चता है। और जहाँ राजा की सर्वोच्चता है वहाँ आपकी स्वतंत्रता, आपके अधिकार, आपकी समानता कहाँ है? कुछ नहीं है भाई, ख़त्म। वहाँ विधि का शासन नहीं होगा, वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी, बल्कि वहाँ राजा की सर्वोच्चता होगी। ऐसे समझ लीजिए जैसे संविधानवाद। भाई यदि आपने संविधानवाद पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आपने संविधानवाद पढ़ा है, संविधानवाद को ही आप कह सकते हैं लोकतंत्र, है ना भैया? लोकतंत्र कह सकते हैं। इसी को आप लोग कहते हैं विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये तीनों की विशेषताएं एक जैसी हैं। अगर आपने संविधानवाद पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने रूल ऑफ लॉ भी पढ़ लिया, आपने लोकतंत्र भी पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया। कि जहाँ जो यहाँ मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, जो यहाँ मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो विधि के शासन में कौन कौन सी विशेषताएं आएंगी, क्या क्या आएगा, आप संविधानवाद वाली विशेषता पढ़ लीजिए उठा के, समझ लीजिए सब कुछ भैया। क्लियर है? तो ये हुआ आपका ब्रिटेन का संविधान पूरा। ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, जरा एक बार रिकॉल करिएगा आप लोग कि सर संसदीय व्यवस्था है, मंत्रिमंडल प्रणाली है, संसदीय विशेषाधिकार है, परमाधिकार हैं, राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का प्रमुख होना, यानी का हेड ऑफ द स्टेट जो है वो सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट होगा, नाम मात्र का प्रमुख होगा, और एकल नागरिकता है, विधि का शासन है, और द्विसदनवाद है। ये सब प्रावधान हमने लिए हैं। तो साथियों पढ़िए, निश्चिंत होकर के, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। कल बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान पर नेक्स्ट क्लास में, अमेरिका के संविधान पर। अमेरिका के संविधान पर हम लोग चर्चा करेंगे, और अमेरिका के संविधान में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उन पर बात करेंगे, जिसमें आपको बताऊंगा आपको स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। कि सर स्वतंत्र न्यायपालिका ना हो तो आप सरकार के खिलाफ सा नहीं बोल सकते, सा नहीं निकाल सकते सरकार के खिलाफ। स्वतंत्र न्यायपालिका है तब आपकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है तब आपका अधिकार है, तब आपकी संविधान की सर्वोच्चता है, तब संसदीय व्यवस्था है, तब संघीय व्यवस्था है, सब लोकतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका खत्म मतलब ये सब कुछ चीज़ें खत्म, और ये सब कुछ खत्म मतलब लोकतंत्र खत्म। अब लोकतंत्र खत्म मतलब संविधान पर खतरा। बात समझ में आई? क्लियर है भाई? ठीक है, मिलते हैं आपसे जबरदस्ती जबरदस्ती तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में भाई। तो आपसे मिलो, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। तो ज़बरदस्ती नहीं मिलना है, राजी से मिलना है भैया, खुशी खुशी से मिलना, ज़बरदस्ती नहीं करने का। ज़बरदस्ती तो आप कर ही नहीं सकते, और आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप ज़बरदस्ती की बात कर रहे हैं, आप स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आप अधिकार की बात कर रहे हैं, आप संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं सर ज़बरदस्ती की। तो भैया ज़बरदस्ती नहीं मिलना है, ज़बरदस्ती नहीं होना, ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते। अरे ज़बरदस्ती आप शासन नहीं कर सकते यार, ज़बरदस्ती तो बात करें, आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह सकती ज़बरदस्ती में तो। और शासन करने के लिए सहमति ज़रूरी है, और घर में भी रहने के लिए सहमति ज़रूरी है। तो ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होता भाई साहब, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, नमस्कार।